अब देखो इस क्वेश्चन में समय सी बात है, पहली बात तो ये कि इंट्रोडक्शन इतना बड़ा नहीं होना चाहिए, ये इंट्रोडक्शन बिल्कुल भी सही नहीं है, कंक्लूजन उस दृष्टिकोण से लिख रहे हो। दूसरी बात है कि देखो यहाँ पे आपने को उन बिंदुओं को स्पष्ट कीजिए जिनके आधार पर, तो समय सी बात है। चलो ठीक है, आपने यहाँ पे ऐसा दर्शा भी दिया, ठीक है। अब आके क्या इसको एक्सप्लेन किया इन्होंने, जैसे योग के क्षेत्र में, चलो ठीक है, शिक्षा के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, गणित के क्षेत्र में, धर्म तथा दर्शन के क्षेत्र में, ज्योतिष के क्षेत्र में विश्व गुरु बनने के आधार थे। शिक्षा के क्षेत्र में देखते हैं इन्होंने क्या क्या लिखा है। प्राचीनतम विश्वविद्यालय को उपस्थित जैसे नालंदा, तक्षशिला, ठीक है। विभिन्न विदेशी यात्री फायन हिंसांग इन शिक्षा केंद्र में शिक्षार्थी आए, वैदिक ग्रंथों में संपूर्ण ज्ञान की उपस्थिति, ठीक है, चलो कोई नहीं। विज्ञान के क्षेत्र में आर्यभट्ट द्वारा दिन रात होने के लिए पृथ्वी को सूर्य के चक्कर लगाने का प्रमाण, ठीक है। गणित के क्षेत्र में शून्य का आविष्कार, दशमलव पद्धति शुरुआत, वेदों में भी संख्याओं का प्रयोग। धर्म एवं दर्शन, धर्म संस्कृति का प्राण, अनेक धर्म संप्रदाय की क्रीड़ा स्थल जैसे ब्राह्मण, बौद्ध, जैन आदि। सबसे पुराने दर्शन का विकास, उदाहरण सांख्य दर्शन, भारतीय दर्शन का महत्व। योग के क्षेत्र में इन्होंने लिखा है, योग शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य में श्रेष्ठ है। एक बार आप म्यूट कर लो, अपनी तरफ से म्यूट कर लो, आवाज़ ज़्यादा आ रहा है उधर से, ठीक है। देखो भगवान शिव योग के पहले गुरु, भारतीय परंपरा योग के विषय से परिचित करवाना। अब देखो इन्होंने ठीक है फैक्चुअली लिख दिया है। अब एक चीज़ हमें से यार जब स्पष्ट कीजिए तो आप बताओ कि भाई वो जो बिंदु जैसे बात धर्म और शिक्षा था, तो भाई उसमें अपन ने ये उस टाइम जो है वैश्विक लेवल पे ऐसी कोई उपलब्धि अर्जित नहीं थी, तो भारत ने अर्जित किया। जैसे बात शून्य का आविष्कार हो गया, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें, विश्व गुरु क्या होता है कि जो भाई विश्व को मार्गदर्शित कर रहा हो, ठीक है। तो वो पॉइंट लिखो। अब देखिए फैक्चुअल पॉइंट लिखे गए तो थोड़ा मेरा मानना चाहिए बचना चाहिए था इसमें। अर्थव्यवस्था, प्राचीन भारतीय अर्थव्यवस्था के संबंध, उदाहरण सोने की चिड़िया की संज्ञा, विश्व के अनेक क्षेत्रों में व्यापार के परिणाम, उदाहरण प्राचीन रोमन साम्राज्य। अब मेरा मानना है थोड़ा इसमें पैराग्राफ फॉर्मेट में लिखो। दूसरी, अब देखो सोने की चिड़िया अपन बोलते तो अपन द रियलिटी, इस उल्टा इससे बोलो कि अब देखो यहाँ पे इन्होंने देखो गलत किया है। यहाँ पे इनको देखो जैसे व्यापार वाला जो पार्ट है वो दिखाना चाहिए था, और भारत यहाँ पे मसालों को व्यापार करता था एंशियंट काल से अपन जो है, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि भारत की एक अच्छी खासी पकड़ थी, मतलब जैसे आज बोला जाता है ना कि अपना कितना ग्लोबल जो है, मान लो कि इकोनॉमी में कितना पार्टिसिपेशन है, भारत को उस टाइम बहुत ज़्यादा था, इसीलिए एक वर्ल्ड विश्व गुरु की भूमिका थी। तो वो चीज़ें थोड़ा क्लियर होना चाहिए। अतः स्पष्ट है कि उपयुक्त उपलब्धि से भारत ने पूरे विश्व को नवीनता से परिचित कराकर अपनी समृद्ध विरासत से विश्व को रूबरू कराया, और वर्तमान में भी भारत इसी दिशा में अग्रसर है। चलो ठीक है, इन्होंने पर ये चीज़ याद रखो कि थोड़ा बहुत, एक तो इंट्रोडक्शन में स्टार्टिंग पॉइंट, थोड़ा कंक्लूजन ठीक है, परंतु मेन बॉडी में आपको एक्सप्लेन करना था ना कि पॉइंट फॉर्मेट में लिख के आप भाग गए। आगे देखो, वैदिक साहित्य में वर्णित भारत की भौगोलिक विशेषताओं का वर्णन कीजिए। अब देखो ध्यान से समझना, वर्णन करना, डिस्क्राइब करना है, तो आपको समझ पैराग्राफ फॉर्मेट में लिखना है, ठीक है। वैदिक साहित्य में वर्णित भारत की भौगोलिक विशेषताओं का, ठीक है। अब इसमें मैप आना चाहिए। अब देखो इन्होंने मैप नहीं बनाया, अब ये गड़बड़ी है। जब वो साफ बोल रहा है, आप खुद ही बताओ कि भौगोलिक विशेषताएं आपको बतानी है वैदिक साहित्य में वर्णित, तो आप दिखाओ ना। वैदिक साहित्य में वर्णित, याद करो सिंधु नदी भी होती है, उसके बारे में भी है उल्लेख। आप इंडिया के बारे में बताओ, ठीक है। हिमालय है इधर, ठीक है, इधर पश्चिमी घाट है, पूर्वी घाट है, फिर यहाँ पे पठार है जहाँ से अपना सारी चीज़ें होती है, तो ये दर्शाओ। मैप बनाना, देखो यहाँ मैप बनाना बहुत ज़रूरी था। आर्य जिस क्षेत्र में रहते थे उस क्षेत्र को सप्त सिंधु प्रदेश कहा गया है, कि जो कि ऋग्वेदिक काल में हिमालय, तिब्बत, तुर्किस्तान, उत्तर अफगानिस्तान और अरावली से घिरा क्षेत्र था, ठीक है। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया है, पर भौगोलिक विशेषता, नदियाँ, समुद्र, पर्वत, मरुस्थल। नदियाँ देखो मैं वही बता रहा हूँ, मैप में शो कर दे जो अच्छा रहता है। वैदिक संस्कृति यमुना, सतलुज, सरस्वती नेत्र में विस्तृत था। कुंभा, कोरम नदियों को उल्लेख भी है, सिंधु का सर्वाधिक उल्लेख है, ठीक है। पर्वत, हिमालय, अजिका, मंजूत। अब देखिए पॉइंट फॉर्मेट में, समुद्र को विशेष जानकारी उपलब्ध नहीं है। उत्तर वैदिक काल में समुद्रम का उल्लेख है। सतप्रत्यय ब्राह्मण पूर्वी है, पश्चिमी समुद्र का उल्लेख है। अपने कौन से काल पीरियड का पूछ रहा है, वैदिक साहित्य में वर्णित। ये चीज़ भी याद रखना कि आपको जो क्वेश्चन की बाउंडेशन है ना उसमें ज़रूर लिमिट रखना है। ऐसा नहीं पता लग रहा है वैदिक साहित्य पूछ रहा है, अपन उत्तर वैदिक काल का लिख रहे हैं या मध्य काल का लिख रहे हैं, वो चीज़ भी याद रखना। ऋग्वेदिक काल में लोग मरुस्थल से अनभिज्ञ थे। तैत्तरीय अरण्यक में कुरुक्षेत्र के उत्तर हिस्सों का मरु क्षेत्र कहा गया। इसके साथ यह भी ज्ञात होता है कि वैदिक सभ्यता ग्रामीण सभ्यता है थी, जो कृषि पर निर्भर थी। शहरों का विकास समय नहीं दिखाई देता। जो भी अपन रही चीज़ याद रखना, बस इसमें थोड़ा मैप बनाना था, ठीक है। कंटेंट के लेवल पे थोड़ा बहुत और कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। अब आगे देखते हैं। ये आपका है, ठीक है। नीति आयोग के गठन के कारण, अब देखो सीधे सिंपल सी बात है, कारण अपने एक क्वेश्चन की डिमांड यहाँ पे आ गई। उद्देश्य एवं कार्यों को उल्लेख कीजिए। दूसरी
दूसरी और तीसरी मान लो, ठीक है, यहाँ पे आ गया उल्लेख करते हुए। अब ये आप आराम से पॉइंट फॉर्मेट में लिख सकते हो, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हाल ही में पुनः गठित नीति आयोग का विवरण भी दीजिए। तो 4 डिमांड है इस क्वेश्चन की। और हमेशा एक चीज़ याद रखना कि प्रॉपर उसी मैनर में होना चाहिए जिस मैनर में उसने क्वेश्चन पूछा है। तो सबसे पहले आप कारण बताओगे, पहले नीति आयोग तो बोले इंट्रोडक्शन लिखी, तो फिर कारण बताओ क्यों इसको जरूरत पड़ी, फिर उद्देश्य क्या है, इसके कार्य क्या है, फिर इसका जो है कंपोजिशन बताओ, ठीक है, उसका थोड़ा विवरण देना आपको। योजना आयोग के स्थान पर एक मंत्रिमंडलीय संकल्प के द्वारा 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन किया गया था, ठीक है। चलो आपने बता दी। अब कारण बताने, योजना निर्माण में क्रियान्वयन में राज्यों की भूमिका बढ़ाना। देखो कारण हमेशा थोड़ा, अब देखो एक तो एक चीज़ याद रखना, इसका सबसे मेन क्या है, बॉटम अप करके है। उसका क्या होता था पहले, टॉप डाउन अप्रोच होती थी, ठीक है। इसका क्या है, बॉटम अप अप्रोच है। तो कारण आप बताओ कि उसकी क्या कमियां थी जिसके कारण इसको लाना पड़ा, ठीक है, ये भी सही चीज़ है। पर मुझे ऐसा लगता है कि उल्टा इसमें तो नीति आयोग जब से बना ना, उल्टा राज्यों की भूमिका कम हो गई है। एक बार इस पॉइंट को थोड़ा वेरीफाई कर लेना। जैसे अभी अगर आप राहुल गांधी का अगर स्टेटमेंट सुनो तो वो क्या बोलता है, जैसे कि राज्यों से अधिकार छीन लिया गया। पहले क्या होता था ना, ध्यान समझना, योजना आयोग के द्वारा फंड भी दिए जाते थे, पर अब क्या सारा फाइनेंस मिनिस्ट्री के पास चला गया है। तो इससे जो राज्यों की जो पावर वो खत्म हुआ, उल्टा कम हुआ, ठीक है। सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना, ठीक है, विकास की गति को तीव्र करने के लिए। थोड़ा ये पॉइंट एक बार जरूर देखना, ठीक है। कारण क्या थे उसके पीछे, ज़्यादा अच्छा वो रहेगा, टॉप डाउन अप्रोच की जगह बॉटम अप्रोच लाना था, ठीक है। दूसरी बात ये भी था कि एक इंडिया को, अब उसमें क्या था, प्लानिंग कमीशन था, ये सारी चीज़ें तो पंचवर्षीय योजनाएं ये सारी चलती थी। अब ये है कि भाई डिमांड जो है देश की एक अलग है, ठीक है। अगर अपने को ग्लोबल पावर बनना है, ठीक है, एक विकसित देश बनना है, तो भाई समय के अनुसार ऐसा नहीं कि 5 साल के आप टारगेट डिसाइड कर लिए, तो वो थोड़ा देखना, इसमें कारण थोड़ा अलग आएंगे, एक बार थोड़ा उसको देख लेना, ठीक है। उद्देश्य कार्य, चलो ठीक है, आप दोनों एक ही जगह कर दी। ये नीति निर्माण की सर्वोच्च संस्था है। आपको उद्देश्य बताना, मैं फिर दोबारा बता रहा हूँ, इसका उद्देश्य क्या है, फिर वो उद्देश्य को फुलफिलमेंट करने के लिए कार्य कैसे करता है। ये नीति निर्माण सर्वोच्च संस्था, ये फैक्ट लिख दिया आपने, इसका उद्देश्य नहीं है ना, ये आप खुद ही सोचिए, नहीं ये कार्य है। अधिकतम शासन और न्यूनतम सरकार को उद्देश्य, हाँ ये हुई ना बात, ठीक है, ये अच्छा है, पॉइंट है, ये लिखो ना। अगर मानो अभी कभी नहीं आया ना तो ये पॉइंट याद रखो, समावेशी विकास को लाने के लिए, चौमुखी विकास को लाने के लिए, ठीक है, ये चीज़ याद रखना, संघवाद को बढ़ावा देने के लिए, ये सारी चीज़ें। क्षेत्रीय प्राथमिकता को व रणनीतियों को साझा दृष्टिकोण स्थापन, ठीक है। ग्राम स्तर पर विशेषणीय योजना, वही मैं बताऊँ, वो लिखो, टॉप बॉटम अप्रोच का इसमें यूज किया गया। समाज के निम्न वर्गों पर विशेष ध्यान एवं नीतियों का विकेंद्रीकरण किया गया। सतत व न्याय संगत विकास, शैक्षिक व नीति अनुसंधान के बीच भागीदारी का परामर्श देना। थोड़ा इसमें काम करो, इस टॉपिक पे आपको थोड़ा है, ठीक है, कंटेंट पे अच्छे से काम करो, ठीक है। अब देखो आपने उसका अब देखो ये होता है। अब देखो आपने ये वाला पार्ट तो इसका छोड़ ही दिया पूरा, समझ में आया। अब ये पार्ट तो आपने एड्रेस ही नहीं किया इसमें, तो वो भी तो पार्ट है ना, देखो साफ क्लियरली लिखा है। करते हुए हाल ही में पुनः गठित नीति आयोग का विवरण दीजिए। अब याद करो, इसमें बताऊँ क्या आएगा, कौन अध्यक्ष होता है, क्या होता है, उपाध्यक्ष कौन होता है, राज्यों के मंत्री होते हैं, क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें आएगी इसमें। अब देखो ये होता है, मैं फिर बार बताऊँ, देखो सबसे मेन जो चीज़ है आंसर राइटिंग में यही है कि आप क्वेश्चन की जो डिमांड है उसको प्रॉपर एड्रेस करो, नंबर तो तभी मिलेंगे ना। अब ऑटोमेटिक आपके देखो 2 नंबर, मान लो आप वो लिख देते तो आराम से 4 नंबर आपको मान लो मिल जाता। अब आराम से 2 नंबर तो आपके डायरेक्ट ही कट गए। अभी कुछ चीज़ सोचो, ये चीज़ ध्यान रखना, ये कभी गलती मत करना। देखो आपके उन क्वेश्चनों में वैसा हुआ, थोड़ा इस चीज़ का ध्यान रखना। नीति आयोग का मुख्य उद्देश्य विकास के एजेंडे कार्यान्वयन के तेजी लाना, अंतर क्षेत्रीय और अंतर विभागीय मुद्दों के समाधान के लिए एक मंच प्रदान करना, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखो। आपको देखो इसमें भी आप जो है क्वेश्चन की डिमांड को प्रॉपर एड्रेस नहीं कर रहे, तो थोड़ा ये ध्यान रखो अच्छे तरीके से, ठीक है। ये आपका है, आपका ये उसका है, ये यस सर, मेरा है सर। ठीक है, ठीक है। अब तो ध्यान से देखना, इथिक्स में कुछ चीज़ बताता हूँ। जो मोनिका देखो लास्ट 2 बार इंटरव्यू दी है वो, तो उसका मैं मतलब देखो 2022 में उन्होंने मैंने लिखा, तभी मैं कॉपी चेक किया था, 23 में भी, और अब की बात जो लिखा है, अब की बार इंटरव्यू दी है वो। तो इसको इसकी इथिक्स की खासियत बताता हूँ। देखो उसके इथिक्स में 2000 मतलब इससे पिछले वाला अटैम्प्ट 115 नंबर थे उसके यूपीएससी में। तो उसकी मैं खासियत बताता हूँ, समझ बताता हूँ, यूपीएससी ने उसको रिकॉग्नाइज़ किया, तो मतलब सही लिख रही थी वो आंसर, ठीक है।
तो मैंने उसका चीज़ जो नोटिस किया जब मैं उसकी कॉपी चेक करता था, वो क्या करती है, जैसे मान लो मूल्य क्या है, ठीक है, सबसे पहली चीज़ नॉर्मली सब लोग क्या करते हैं, जैसे आपने भी किया, मूल्य व्यक्ति की वह नैतिक आदर्श है, वह अंतर प्रेरणा है जो ये बताते हैं कि सामाजिक व्यवहार के लिए व्यक्ति की प्राथमिकताएं क्या है, ठीक है। सिंपल से अब देखो, इतना बड़ा मत लिखो अब आप ज़्यादा बड़ा लिख दिया। अब देखो ये चीज़ हमेशा याद रखो। अब देखो इसका मतलब क्या है, तो आपको सटीक परिभाषा याद नहीं है इसलिए आपने इसको इतना बड़ा लिखा, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, थोड़ा सटीक परिभाषा याद रखो। तो कुछ चीज़ें तो जैसे सिलेबस की है ना, टर्मिनोलॉजी आपको याद होनी चाहिए और उसका स्टैंडर्ड डेफिनेशन आपको याद होना चाहिए। देखो मेंस में अगर अच्छा स्कोर करना है, ये कुछ फॉर्मूले हैं, ये चीज़ याद रख लेना। जितने भी कोर अपना जो सिलेबस है उसकी जो इंपॉर्टेंट है, जहाँ से भाई टर्मिनोलॉजी डिफाइन करने के लिए हमेशा या इंट्रोडक्शन लिखने के लिए अपने को काम आता है, तो वो स्टैंडर्ड डेफिनेशन हमेशा याद रखना। दूसरी बात, अगर आप रवि सिया की कॉपी, जैसे मैं देखो ये टॉपर्स की कॉपी देखनी चाहिए। जैसे रवि सिया क्या करता है, जैसे मूल्य अगर वो डिफाइन करता है, आप अपन क्या कर रहे हैं, नॉर्मल तरीके से डिफाइन कर रहे हैं इसको। वो हमेशा किसी व्यक्ति को एड्रेस करता था कि भाई इसके अकॉर्डिंग जो है मूल्य ये है। समझ में आया भाई, जैसे मूल्य गांधी जी के अकॉर्डिंग मूल्य ये है। तो इससे क्या होता है कि ऑथेंटिकेशन बढ़ जाती है आपके, जो भी आप लिख रहे हो उसके, ये हमेशा याद रखना। तो एक तरीका तो वो है कि आप थोड़ा अगर कर सकते हो तो देखो डिपेंड करता है। देखो जैसे मैं फैक्ट याद नहीं कर सकता तो मैं बचता हूँ इन चीज़ों से। अगर आपकी फैक्ट कैपेसिटी अच्छी है तो मेरा मानना चाहिए अगर ऐसी कुछ डेफिनेशन रट लो, जो यूएनडीपी के अकॉर्डिंग जो है भ्रष्टाचार का ये है डेफिनेशन, ठीक है, समावेशी विकास का ये है, मान लो IMF के अकॉर्डिंग ये है, जो भी है, मतलब नीति आयोग के अनुसार ये है। अगर आप ऐसे डेफिनेशन याद करवा अपने सिलेबस की जो टर्मिनोलॉजी है, तो वो आपको ये मान के चलो कि आधा नंबर हर क्वेश्चन में दिलाएगा आपको, ये मैं गारंटी के साथ बता रहा हूँ। तो ये चीज़ याद रखना, अगर आप वो कर सकते हो बहुत अच्छा होगा। क्योंकि अब देखो आपने नॉर्मल भी लिखा, अब ये देखो इतना बड़ा पैराग्राफ चला गया, नहीं ये गलती है, इतने में होना चाहिए था। फिर यहाँ पे जैसे चलो आपने एग्जांपल दिया, वो भी मोनिका भी ऐसे करती थी, यहाँ पे एग्जांपल देती थी, डिफाइन किया सिंपल सा, फिर एक एग्जांपल दे दिया। तो ये चीज़ हमेशा याद रखना, ठीक है। इसे हम सामाजिकरण की प्रक्रिया से सीखते हैं और इसे उपलब्ध कराने के लिए नैतिक नियम बनाए जाते हैं। उदाहरण, बड़ों का आदर करने हेतु पैर छूना, ठीक है। अब देखो हमेशा एक चीज़ याद रखो कि ठीक है वैल्यू सिस्टम तो ये हो ही गया है। जब भी आप देखो मान लो कि यहाँ पे प्रशासनिक मूल्य पूछ लिया जाए, तो वहाँ पे फिर एग्जांपल ये मत लिख देना। समझ में आया मैं क्या बताना चाह रहा हूँ? जो क्वेश्चन की डिमांड हो उसके अकॉर्डिंग जो है आपके एग्जांपल जाने चाहिए, तभी आपका आंसर बहुत अच्छा माना जाएगा। तो मोनिका की यही खासियत थी, ठीक है। दूसरी बात, जब भी वो मेन बॉडी का पार्ट लिखती थी, जैसे आपने न्याय लिखा है तो इसका एग्जाम्पल लिखो जरूर। यहाँ पे सत्यनिष्ठा लिखा है तो आपका एग्जाम्पल लिखो, बुद्धिमत्ता का एग्जाम्पल लिखो। फिर देखो आपके नंबर कैसे बढ़ेंगे। अब मैं ये चीज़ मैं बताते जाऊँ ना, इनको आप उपयोग करते जाओ, फिर देखना नंबर कैसे नहीं मिलेंगे आपको। अब देखो इसमें आपको ये कमी रही, देखो आपने यहाँ पे कोई एग्जाम्पल नहीं लिखा। ये चीज़ याद रखना एथिक्स में, विदाउट आप, मैं फिर बार बता रहा हूँ, जैसे आप मान लो कि विदाउट एग्जाम्पल 5-6 पॉइंट लिख रहे हो, ठीक है, तो मान लो कि आपके 10 में से 3 या 4, मान लो 4 नंबर मिल रहे हैं, वही आप चाहे 3 पॉइंट ही लिख के आओ, विद द एग्जाम्पल लिख के आओ, मैं गारंटी साथ बताऊँ 10 में से 5 नंबर मिलेंगे आपको। इतना फ़र्क पड़ जाता है, इतना फ़र्क होता है, ये चीज़ याद रखना। ज़्यादा नहीं लिखना है, काम की चीज़ें लिखनी है और एकदम टू द पॉइंट रिलेवेंट लिखना है अपने को। ये चीज़ हमेशा याद रखो, ठीक है। इसी केंद्रीय तत्व पर प्रकाश डाली। देखो प्रकाश डालने का मैंने उस दिन भी बोला था आपको, ठीक है। तो सबाइश बात है, ऐसा नहीं है कि आप ये चलो ठीक है आपने केंद्रीय तत्व बता दिए, फिर कुछ कुछ आपने एक्सप्लेन भी किया, तो चलो ये किया नहीं, ऐसा नहीं कि यहीं छोड़ के लिख दो, नहीं ऐसे काम नहीं चलेगा, आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो मूल्य के केंद्रीय तत्व क्या होते हैं? सेवा भाव होता है, न्याय होता है, सत्यनिष्ठा, बुद्धिमत्ता, ईमानदारी, शांति, प्रेम और निष्ठा होती है। ये सही है, इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि अभी आप स्टार्टिंग टाइम से देख के भी लिख लो, पर ना ये नहीं होना चाहिए कि कोई चीज़ आप गलत कॉन्सेप्ट लेकर आगे बढ़ रहे हो। ये मुझे बताओ ये सही है? मूल्य के केंद्रीय तत्व है ये। वैल्यूज का फॉर्मेशन कैसे होता है, मतलब सोसाइटी में, चलो ठीक है एक बार थोड़ा देख लेना, मैं फिर बार बता रहा हूँ। और अभी देख के भी लिख लो आंसर, कोई इशू नहीं है, मैं फिर बार बता रहा हूँ, ये चीज़ याद रख लें। देख के लिख लो, कोई दिक्कत नहीं पाना अभी, क्योंकि अभी देख के भी लिखोगे ना, आपका कंटेंट डेवलप होते जाएगा। अभी बस ये सीखो, प्रेजेंटेशन सीखो, इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन, अभी प्रेजेंटेशन की मांग को पूरा प्रॉपर एड्रेस करना, ठीक है। तो इससे क्या होता है ना, जैसे यही क्वेश्चन मान लो कि आगे रिपीट हो गया, देखो पीवाईक्यू करने का यही तो फायदा है ना। हो सकता है यही क्वेश्चन थोड़ा बहुत घुमा के बोल देगा, तो ये फायदा होता है। अगर आप देख के भी लिख रहे हो कोई इशू नहीं है, देख के भी लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो मैं फिर बार बता रहा हूँ, मैंने जब खुद आंसर राइटिंग की शुरुआत किया था तो मैं पहले ऐसे ही किया था मैं, तो ये आखिर बता रहा हूँ, ऐसे कोई गलत नहीं है इसमें।
ये अपन डायरेक्ट लिख रहे हैं। जैसे आपके देखो बहुत बार ऐसा हो रहा है क्वेश्चन को प्रॉपर मांग को एड्रेस नहीं करो, तो एटलीस्ट ये गलतियाँ तो नहीं होगी ना। दूसरी बात, आप देख के लिखोगे ना तो आप सीखोगे। आप ये चीज़ यार अभी लर्निंग स्टेज में हो, अभी आपने वो पेपर अभी लगभग आपका कब है, जून में है ना पेपर? यस सर 29। हाँ, तो फिर काहे टेंशन ले रहे हो? अभी आप देख देख के भी लिखोगे ना, कोई इशू नहीं है। ये चीज़ याद रखना, अभी सीखना है, ये चीज़ हमेशा याद रखो, ठीक है। चलो मान लीजिए सही है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, कुछ तत्वों का विवरण निम्न है, ये मत लिखा करो डायरेक्ट, ठीक है। मैं फिर बता देखो, कॉलेज वाला फॉर्मेट और छोड़ो, अब अपन जो है थोड़ा एक अच्छे लेवल पे पहुंचना चाह रहे हैं। न्याय है क्या? अब देखो न्याय में फिर बारह बता रहा हूँ, यहाँ पे आप भाई न्याय जो है इसके अकॉर्डिंग, जैसे मान लो अरस्तु के अकॉर्डिंग न्याय ये लिखोगे तो भाई ऑटोमेटिक नंबर बढ़ेंगे आपके, ये चीज़ समझो। सत्यनिष्ठा इसके नॉलेज कम्युनिटी का नॉलेज कम्युनिटी है, उसके अकॉर्डिंग ये है, ऐसे लिखो। फिर एग्जाम्पल लिखो यहाँ पे, न्याय क्या होता है, ठीक है। एग्जाम्पल जरूर लिखो, रिलेवेंट एग्जाम्पल लिखो, और करंट के एग्जाम्पल जितने ज़्यादा लिखोगे उतना बढ़िया है। ये साथ साथ अवधारणा की अपेक्षा न केवल विवेकशील समाज बौद्धिक रूप से अपेक्षित अपितु एक पशु भी न्याय की अपेक्षा रखता है। अब यहाँ पे आप एग्जाम्पल लिखो, ये चीज़ याद रखना। सत्यनिष्ठा मन वचन कर्म से ईमानदारी होना सत्यनिष्ठा। दूसरी बात एक और चीज़ याद रखना, एथिक्स में देखो ये सीखते चलना। जब सत्यनिष्ठा क्या होती है, वो जैसे इस टाइप का एक डायग्राम है, सत्यनिष्ठा यहाँ पे आती है, याद है इस टाइप का डायग्राम? अरे मैंने आपको नोट जो भेजे थे उनको देखो, उसमें बहुत सारी चीज़ें मिलेगी आपको। तो ये डायग्राम बनाओ, जब जहाँ पे ऐसे स्कोप मिले जहाँ जरूर बनाओ। बुद्धिमत्ता, व्यक्ति को बुद्धिमत्ता मत लिखो, अब इसको ये भावनात्मक बुद्धिमत्ता लिखो, ये चीज़ याद रखना। और ये अपना जो सिलेबस का पार्ट भी है, बुद्धिमत्ता नहीं, ये चीज़ याद रखना। व्यक्ति सोच समझ के विवेकपूर्ण निर्णय में मदद करता है, कैसे करता है यहाँ पे एग्जाम्पल लिखो, तब जाके अच्छा होगा। इसके अतिरिक्त शांति संतुष्टि सेवा भाव करुणा आदि मानव को मूल्यवान बनाने में मदद करता है, ठीक है। थोड़ा कंक्लूजन और बनाओ अच्छा, और वो बन जाएगा धीरे धीरे बन। तो ये चीज़ याद रखो, ठीक है। तो एथिक्स में जो मैंने चीज़ें बताई वो थोड़ा ध्यान रखना, ये जीएस में अलग होना चाहिए, ये चीज़ याद रखना। जीएस और एथिक्स में थोड़ा अंतर समझो, एथिक्स बिना एग्जाम्पल के नहीं चलेगा, थोड़ा स्टैंडर्ड डेफिनेशन होनी चाहिए, ये चीज़ हमेशा याद रखो। इसीलिए बता रहा हूँ, अभी थोड़ा देख के भी लिख लो आंसर, कोई दिखना आपने, जैसे आपके मान लो जो नोट्स है जो मैंने भेजे भी थे, आपको नोट्स भेजे हैं, ठीक है। साथ में आपके पास जो भी है, क्या एथिक्स के लिए आप क्या सोर्स यूज कर रहे हो, मैं अभी पता लग जाएगा आपका, कहाँ से पढ़ रहे हो आप एथिक्स? सर मेरे खुद के भी नोट्स हैं सर, वो विकास सर की क्लास भी लिया था मैं, वो देखा, और दरमियान जाकर के कुछ नोट्स देखे मैंने। अच्छा, ठीक है। यस। हाँ ठीक है, सोर्स तो यही रखो, कोई इशू नहीं। आपने क्लासेज भी किया तो मैंने माना, पर दरमियान जाकर नोट थोड़ा जरूर एड्रेस कर लेना। दूसरी बात, एक चीज़ याद रखना, हमेशा टॉपर्स की कॉपी जरूर देखो, एथिक्स में तो खास तौर से। आप जो ये बता रहे हो ना एग्जाम्पल वाली दिक्कत, आपकी वहाँ से दूर होगी। टॉपर्स की कॉपी देखो, ठीक है। अब इसमें देखो एथिक्स तो बिल्कुल सेम सिलेबस है, यूपीएससी हो, उल्टा इसमें तो और इजी क्वेश्चन आते हैं, तो यूपीएससी हो यूपीपीसीएस हो, ठीक है। टॉपर्स की कॉपी देखो, फ़ायदा उठाओ, मैं तो साफ बता रहा हूँ, ठीक है। देखो एथिक्स में ज़्यादा पढ़ना नहीं है, समझना है, ये चीज़ याद रख लेना। एथिक्स और सब्जेक्ट में यही अंतर है, समझ गया ना इसको। जैसे मैं अकेले बताऊँ, जैसे आपकी बात ठीक है, जैसे मैं मान लो मेरा मेंस नहीं हुआ, जो भी कारण हो ना, तो रिजल्ट आएगा तभी पता लगेगा। और मैं एक चीज़ बताता हूँ, देखो मैंने एथिक्स है ना, मतलब 2019 उस टाइम के दौर में पढ़ी थी मैंने, पर मैंने इसको समझ लिया था। आज तुम मेरे से कोई सा भी क्वेश्चन लिखवा लो, मैं लिख सकता हूँ, ये चीज़ याद रखना। हो सकता है जैसे अभी ये फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन थी, पर मैं आपको अंडरस्टैंडिंग बता सकता हूँ कि वैल्यूज़ क्या होती है, ठीक है। वैल्यूज़ को क्या इंपॉर्टेंस होता है, कैसे सोसाइटी, अगर वैल्यूज़ नहीं होगी तो सोसाइटी कैसे होगा। तो अगर अंडरस्टैंडिंग बन गई ना, फिर आपको बस कुछ ही नहीं करना है, पॉइंट आपको लिखने हैं बस, तो वो टॉपर्स की कॉपीज आपको मिल जाएंगे आराम से। अच्छा, ये एग्जाम्पल है, सत्यनिष्ठा के एग्जाम्पल है, ये चीज़ हमेशा याद रखना, ठीक है। तो बस वो चीज़ थोड़ा एथिक्स को समझ लेना। नोट्स इसके लिए मैं फिर बता रहा हूँ, खुद जो आप अपने आप को तैयार करोगे ना, वो सबसे अच्छे नोट्स है इसके लिए ये नहीं है कि कोचिंग वाली चीज़ है। ये ऐसे किसने लिखा था, आपने? यस सर। चलो ये तो इसमें शायद चलेगी नहीं, क्योंकि पीडीएफ बना के भेजा करो। देखो ऐसे का मैं कुछ बताता हूँ, उस दिन मैं बता भी रहा था आप लोगों को। ऐसे तो मैंने नहीं सर, सीवन ने लिखा हुआ। हाँ, सीवन ने लिखा था, मैं इसका बताता हूँ, उस दिन वो पूछ भी रहा था। तो एक चीज़ याद रख दो, सबसे पहली बात ऐसे की मैं तुम सबसे पहली बात बताता हूँ। देखो सबसे मन में, जैसे मैं आज लगभग कम से कम 40-50 ऐसे लिख चुका हूँ, ठीक है। पर हमेशा मेरे को भी ये रहता है कि यार मैं लिखूंगा तो गलत लिख दूंगा, ये सबके मन में रहता है। ये मैं हकीकत बता रहा हूँ, जो एग्जाम लिखने जाता है ना, उसके माइंड में भी ये रहता है। तो पहली बात तो आपको इससे दूर होना है, ठीक है। जो ये स्टेरियोटाइप बना है कि यार मैं नहीं, अच्छा नहीं लिख पाऊंगा, तो इसके डर के कारण क्या होता है, अपन लिख ही नहीं पाते, ठीक है। सबसे पहली गलती जो बच्चे यही करते हैं, ये मैंने देखा मोस्टली बच्चों की सबसे, देखो ना हकीकत में बता रहा हूँ, हिंदी मीडियम में खास तौर से इतना मेरा अनुभव रहा है कि मैं कोचिंगों में भी काम किया हूँ, दृष्टि मैंने काम किया, ओजांग में मैंने काम किया है, तो ये मेरा अनुभव रहा रियलिटी में है ना, बच्चे
ऐसे कभी लिखते ही नहीं है, उनका हाथ कांपते हैं ऐसे लिखते हुए। अब मैं जो लगभग 2 साल से यूनिटी आई चला रहा हूँ, इसमें मैंने बच्चों को देखा, मैं बोला कि यार आप देख देख के भी लिख लो मैं इतनी छूट देता हूँ भाई, आप देख के भी लिख के आओ, पर लिखो। क्योंकि ऐसे की सबसे फर्स्ट कंडीशन ये है कि आप लिखना सीखो बस। गलत सही कितने नंबर आ रहे इसकी मत लो टेंशन, पहले आप लिखना सीखो। अगर आप लिखोगे नहीं तो मुझे बताओ वो डर कैसे खत्म होगा आपका। और जब वो डर ही खत्म नहीं होगा तो सब देखो, आप लिखोगे, लिख के मेरे सामने चेक कराओगे, तभी तो मैं बताऊंगा कि भाई ये इसमें ये सुधार कर सकते हो, ये कमी है, ऐसे आप इंट्रोडक्शन यहाँ से शुरू करना चाहिए, कंक्लूजन ये है, मेन बॉडी में थोड़ा स्ट्रक्चर इस तरीके से। जब मुझे बताओ, जब तक आप बाहर वो लाओगे नहीं तो मैं मुझे बताओ आप सोल्यूशन कैसे दूंगा। तो सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि आप लिखते नहीं हो। अब जैसे उस दिन सीएम था, जो भी उसने 1 पेज लिख के भेज दिया, अब उसको लग रहा था कि मेरा गलत है, मैं सही नहीं लिखा, ये जो भी है। पहली बात एक चीज़ याद रखना, ऐसे के लिए सबसे पहली चीज़ ये होती है कि आप लिखो। गलत सलत हो सकता है, पहला जो आंसर आप लिखो आपको 10 नंबर भी नहीं आई, टेंशन नंबर की नहीं लेना, आपको सीखना है। ये चीज़ हमेशा बच्चा क्या करता है, अपने आप को एग्जामिन कर लेता है स्टार्टिंग में कि मैं लिखूंगा, मैं बहुत ख़राब लिख रहा हूँ, और समझ में ख़राब लिखूंगा तो मैं क्यों लिखूँ। अरे भाई याद रखना कि कोई भी अच्छा आंसर लिखता है ना, वो सबसे पहले ख़राब से शुरुआत होती है। कोई ऐसा जन्म से नहीं होता कि वो स्टार्टिंग से पहले दिन से अच्छा आंसर लिख रहा है, ऐसा कभी नहीं होगा। ये चीज़ हमेशा याद रखना। तो ऐसे की भी यही खासियत है कि आप सबसे पहले लिखो। आप कोई नहीं, छोटा सा टॉपिक हो, किसी पे खुद पे लिख दो पहले बात, अगर मान लो इतना लग रहा है खुद पे लिखो, फिर धीरे धीरे थोड़ा राष्ट्र के लेवल पे लिख दो, संस्कृति पे लिख दो। अगर आपको भाई डायरेक्ट अगर यूपीएससी या यूपीपीसीएस के जो क्वेश्चन है उससे अगर आप थोड़ा डर लग रहे हैं तो कोई नहीं, आपके जो कंफर्ट जोन में आते हैं आप उनके लिखो, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे नहीं कि डायरेक्ट आप यूपीएससी क्वेश्चनों से भिड़ रहे हो, वो कोई तरीका नहीं होता है भाई। सबाइश बात है, जैसे मान लो कि कोई क्रिकेटर है, अगर वो पहले दिन खेलना चाह रहा है तो ऐसे नहीं डायरेक्ट ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जाके खेलेगा, ऑस्ट्रेलिया मैदान में खेलेगा भाई, पहले अभ्यास करेगा, वो इंडिया के बॉलर पे करेगा, आराम से नॉर्मल स्पीड बॉलर को खेलेगा, फिर धीरे धीरे अपना बढ़ाएगा। वैसे तो वैसे ही जो है आंसर राइटिंग है, सब में ऐसा ही होता है भाई, ये जीवन का सिद्धांत है। आप पहले सिंपल चीज़ तो करो, फिर धीरे धीरे आप आराम से उस लेवल तक पहुंच जाओगे। तो पहली बच्चों की गलती क्या होती है, डायरेक्ट वो यूपीपीसीएस के क्वेश्चन उठा लिए या यूपीएससी क्वेश्चन उठा लिए, डायरेक्ट वहाँ से लिखना शुरू करते हैं, ये भी एक गलती है। आप पहले नॉर्मल ऐसे लिखो, आप अपने बारे में लिखो, भारत के बारे में लिखो, आप क्या जानते हो भारत के बारे में, यही टॉपिक खुद से बना लो, उसके बारे में लिखो। तो धीरे धीरे क्या था, आपके आइडियाज़ डेवलप होते हैं। और जब तक आपके आइडियाज़ नहीं आने शुरू होंगे ना, तब तक आप ऐसे लिख ही नहीं पाओ। सबसे बड़ी दिक्कत तो बच्चों के साथ यही होती है ना, ब्लॉक हो जाते हैं कि हम आगे लिखे क्या तो पहली बात तो ये है कि आपको ये छोड़ना है कि मैंने गलत लिखा सही लिखा, ये छोड़ दो, पहले लिखो। हो सकता है आपकी मात्रात्मक गलती होगी, सेंटेंस फॉर्मेशन में गलती होगी, क्वेश्चन की डिमांड से एकदम अलग हट के जाएगा, पर लिखोगे तभी तो पकड़ में आएगा ना। ये चीज़ हमेशा याद रखना। तो ऐसे का मैं फिर बार बता रहा हूँ, लिखते चलो। और मेरा मानना है कि वीक का जरूर 1-2 ऐसे लिखने का टारगेट बनाओ, तभी जो है आपका प्रैक्टिस आएगा। ये हकीकत में बता रहा हूँ। आज मैं देखो इतने ऐसे लिख चुका हूँ, उसके बावजूद अगर मेरे से अभी आप बोल दो ना तो मैं भी थोड़ा हिचकिचाऊंगा। ये हकीकत है, ये सब ये जेन्युइन है, ये स्टूडेंट का मतलब होता है, ये दिक्कत है। तो ये चीज़ हमेशा याद रखना। तो इसका सबसे फर्स्ट यही है ऐसे का कि आप लिखो। कोई ज़रूरत नहीं कि आप यूपीपीसीएस का टॉपिक लिख के ला रहे हो, नॉर्मल लिख के लाओ और वो मेरे से चेक कराओ। फिर मैं उसमें आपको बताऊंगा कि देखो इंट्रोडक्शन इसमें ऐसे शुरू किया जा सकता था, मेन बॉडी में आपने ये कुछ पॉइंट अच्छे हैं, पर कुछ पॉइंट आपको ऐसे अगर थोड़ा कैटेगराइज करते तो अच्छा रहता। तो ये लिखो, लिखोगे तभी आप सीखोगे। ऐसे का मैं फिर बार बता रहा हूँ, और कुछ ही नहीं। अब देखो जहाँ पे मैंने इसका जब ऐसे पढ़ा था उस दिन, तो मैंने इसको वही बोला, कोई नहीं ठीक है। अब देखो ये इंट्रोडक्शन लिख के छोड़ दिया अब इसने मेन बॉडी लिखा नहीं। तो अगर ये मान लो उस दिन लिख देता एटलीस्ट ये सीखता ना कि भाई इंट्रोडक्शन ऐसा होता है, मेन बॉडी ऐसा होता है। अब यही गलती होती है, तो ये चीज़ याद रखना, ठीक है। ऐसे का मैं फिर बार बता रहा हूँ, मेरे सप्ताह में एटलीस्ट 2 ऐसे जरूर चेक करवाओ, फिर आपको इम्प्रूवमेंट देखना। आप 1 महीने में आपको बहुत अच्छा खासा ऐसे लिखने लग जाओगे, इसकी मैं गारंटी दे रहा हूँ। देखो भाई सब की बात है, देखो एक चीज़ हमेशा याद रखो, चाहे टीचर हो या कोई डॉक्टर हो, जब तक आप उसके सामने समस्या लाओगे नहीं। भाई डॉक्टर भी जब बीमारी का करता है तो भाई पहले वो जांच करता है, भाई जांच करेगा तभी तो दवा देगा ना। जब आप लिख के नहीं लाओगे तो मुझे क्या पता आपकी भाई क्या कमी है। आपके पास एग्जाम्पल की कमी है, कंटेंट की कमी है, सेंटेंस फॉर्मेशन की कमी है आपकी, या आपकी जो है कंटिन्यूटी नहीं बन पा रही है ऐसे में, वो आप लाओगे तभी तो मुझे पता चलेगा ना जब आप लिखोगे नहीं तो मुझे कैसे पता चलेगा कि भाई आपको क्या दिक्कत हो रही है, और फिर मैं सोल्यूशन कैसे बता पाऊँगा। तो ये चीज़ हमेशा याद रखें। और मेरी ऐसी क्लासेस देखना, उसमें आइडिया मिलेंगे आपको, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि आप मल्टीपल नहीं सोच पा रहे हो, ऐसी क्लासेस देखो, मैंने काम किया है उन पे अच्छे से, ठीक है। आंसर राइटिंग वाली क्लासेस जरूर देखना, ठीक है। गुप्त काल को प्राचीन भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है। अब देखो गुप्त काल की है पीरियड की बात है,
प्राचीन भारतीय इतिहास है। स्वर्ण युग क्यों कहा जाता था? तो अब एक चीज़ हमेशा याद रखना जब भी ऐसी क्वेश्चन आए, तो स्वर्ण युग तो समझ बात है एक सेक्टर में तो होगा नहीं, सारे सेक्टर आने चाहिए। आर्ट एंड कल्चर भी आना चाहिए, एजुकेशन, ठीक है, साहित्य वाला पार्ट हो गया, साइंस हो गया, ठीक है, ये सब सारी चीज़ें आएगी। तो वो चीज़ भी याद रखना। गुप्त काल भारतीय इतिहास के पन्नों में विज्ञान, कला, साहित्य, स्थापत्य कला, मूर्तिकला, चित्रकला की अभूतपूर्व प्रगति का घोतक रहा, जिसने भारत की संस्कृति और सभ्यता को स्थायी रूप से प्रभावित किया है। अब देखो ये नॉर्मल इंट्रोडक्शन हो गया, ये आप कॉलेज टाइम में करते तो वैसा कर, पर ठीक है कोई नहीं, अभी ये भी कर रहे हो तो कोई इशू नहीं है। पर मेरा मानना चाहिए इससे भी एक स्टैंडर्ड ऊपर होता है, आप धीरे धीरे सीख जाओगे, ठीक है, कोई नहीं। स्वर्ण युग कहे जाने के कारण अब देखो क्या था, क्यों कहा जाता है, चलो ठीक है, इन्होंने बोला है कला व स्थापत्य का विकास, मंदिर निर्माण का आधारभूत संरचना का विकास, नागर शैली, ठीक है। अभी इन्होंने देखो ये एग्जाम्पल दिया, बहुत अच्छा है। अजंता एलोरा भाग गुफाओं में की गई चित्रकारी और फ्रेस्को चित्रकारी, ठीक है। साहित्य में प्रगति, गुप्त काल में संस्कृत साहित्य का पुनरुत्थान, संस्कृत ने क्लासिक मानदंड ग्रहण किए, अनेक साहित्यिक रचनाएं जैसे कालिदास, मेघदूत, विक्रमशिला, ठीक है, सुधर। अब इतना ज़्यादा भी लिखने की जरूरत नहीं है, एक दो लिख दो बस, खत्म बात। ये चीज़ भी याद रखना है। अभी देखो इसने 4 लिखे, कोई ज़रूरत नहीं है। मैं बार बार बता रहा हूँ, ये चीज़ याद रखना। अगर आपने मान लो 2 नहीं भी लिखे, नंबर उतने ही मिलने वाले हैं। अगर आप 2 लिख रहे तो इसका एक्स्ट्रा एडवांटेज नहीं मिलेगा, ये चीज़ याद रखना, पर टाइम जरूर जाएगा आपका। गणित में उल्लेखनीय प्रगति, जिसमें शून्य और दशमलव प्रणाली का विकास, ठीक है। धार्मिक सहिष्णुता, चूंकि गुप्तों द्वारा वैष्णव धर्म का पालन, किंतु सभी धर्मों के प्रति सहिष्णुता की नीति का पालन, शांति और सद्भाव का कायम रखा। आर्थिक समृद्धि, व्यापार व कृषि विकास, जैसे देश में आर्थिक समृद्धि राजनीतिक स्थिरता के फलस्वरूप संभव हुआ। देखो इन्होंने सब कुछ लगभग, वैज्ञानिक क्षेत्र को थोड़ा इन्होंने नहीं किया है, तो वो भी पॉइंट आना चाहिए था, वो तो ठीक है, वो सही है। अतः उपरोक्त विश्लेषण यह स्पष्ट करता है कि गुप्त काल की वह काल है जहां भारतीय संस्कृति में विरासत का पूर्ण विकसित रूप प्राप्त हुआ, जिसने वर्तमान के भारतीय परिदृश्य को एक आधार संस्कृति में विरासत प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभान की। ठीक है, थोड़ा साइंस वाला वो जरूर देख ले, तो वो तो सब तो ठीक है। मौर्यकालीन कला एवं स्थापत्य की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। अब जो डिस्क्राइब करना तो समझ पैराग्राफ फॉर्मेट में आना चाहिए, ज़्यादा अच्छा होगा, मतलब मेरा मानना है। मौर्य काल में कला और स्थापत्य कला, विशेषकर अशोक स्तंभ और स्तूप, भारतीय कला के इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, ठीक है। मौर्य काल की प्रमुख विशेषता चमकदार पॉलिश, पत्थर की नक्काशी और बहुत प्रभाव से युक्त कला करती है, ठीक है। अब देखो कला है, अब देखो ये चीज़ दोनों याद रखना, कला है तो कला को अलग से डिफाइन कर दो, स्थापत्य को अलग से कर दो, और फिर उसमें कला में दर्शा दो ये सारी चीज़ें थी, इसकी विशेषता ये थी, स्थापत्य की आप अलग से बता दो। अब इन्होंने क्या किया है, अशोक स्तंभ। अब देखो ये चीज़ हमेशा याद, देखो मेरा मानना है कि एग्जामिनर के माइंड में जितना क्लियरिटी दोगे ना आप जब आंसर लिखते हो तब, देखो मेरे को, जैसे मैं एग्जामिनर हूँ अभी, ठीक है, मैं क्या सोच रहा हूँ कि भाई मौर्यकालीन कला एवं स्थापत्य की प्रमुख विशेषता वर्णन कीजिए। एक तो तरीका ये था कि आप कला की विशेषता अलग से बता दो, ठीक है, और फिर उसके बाद स्थापत्य के अलग से बता दो, एक तरीका तो ये होता है। दूसरा होता है कि कला व स्थापत्य के साथ में बता दो, पर मेरा मानना ज़्यादा अलग अलग करोगे ज़्यादा अच्छा रहेगा। एक ट्री डायग्राम बना के दर्शा सकते हो, कला वाला और यहाँ पे स्थापत्य वाला, ठीक है। तो अब जैसे अशोक स्तंभ है, तो ये भाई थोड़ा डिफाइन करो कि आप किस में आएगा ये, तो ये चीज़ भी याद रखना। या फिर आप यहीं पे लिख दो कि कला में ये आएगा, यहाँ पे छोटा सा ऐसा डायग्राम बना दो, अशोक स्तंभ ये सारी चीज़ें आएंगी, ठीक है, स्थापत्य में ये चीज़ें आएगी, तो फिर डिफाइन करो तो आगे और अच्छा रहेगा। अखंड पॉलिश किए गए पत्थर स्तंभ, स्तंभों पर पशु आकृति जैसे शेर, भेल, राज के प्रति रूप में, संरचना में 4 भाग, एकाश में सॉफ्ट कमल आकार शीशे के स्तंभ। मैं फिर 12 बता रहा हूँ, वर्णन कीजिए तो पैराग्राफ में लिखो, थोड़ा ध्यान दिया करो इन चीज़ों पे। उदाहरण सारनाथ स्तंभ, भारत का राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह है, स्तूप, बड़े गुंबदकार अद्भुत संरचना। अब देखो मैंने कितनी बार बोला, जब ये जहाँ पे भी चांस मिल रहा है, देखो यहाँ पे है ना अशोक स्तंभ का बनता है, अरे ऐसे करके होता है, उल्टा कमल होता है ना, वो बनाओ भाई, आप ऐसे बनाओगे तभी तो नंबर मिलेंगे, ठीक है। डायग्राम तो नहीं बता रहा, पर ऐसा डायग्राम है, ये चीज़ याद रखना, तो डायग्राम बनाओ। स्पूत है, स्पूत का मैंने उस दिन भी बोला था, ठीक है, ऐसे करके ऐसे बस हल्का सा डायग्राम बनाओ। अब ये है ना, ये लिख रहे हो ना, उससे ज़्यादा अच्छा ये है, डायग्राम बना दो, ठीक है, फिर एग्जाम्पल लिख दो। गुहा विहार अशोक द्वारा प्रारंभ, चट्टानों काट कर बनाई गई संरचना, आगे पल्लव काल विष्णु गुफा मंदिर रूप लिया, शीतनसाल गुफा मंदिर, बारबर की पहाड़ निर्मित गुफा। वे एक ही एग्जाम्पल लिखो भाई, दो लिखने की जरूरत नहीं है। मूर्तिकला, यक्ष व यक्षिणी मूर्तियाँ, इस काल की विशेषता, जीवनता इनकी प्रमुख विशेषता, दीदारपुर पटना से प्राप्त यक्षिणी की प्रतिभा, राजा प्रसाद एक विशाल भवन समूह, चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा निर्मित एरिया द्वारा प्रशंसा, ये नहीं, ये चीज़ याद रखना। अतः फिर विशेषता स्पष्ट है कि मौर्य काल में कला तत्व का बीज रोपण किया गया, जो आगे गुप्त काल में अपनी पूर्ण विकसित अवस्था में दिखाई दी। इस क्रम में मौर्य काल में बौद्ध धर्म के संरक्षण का मार्ग प्रस्तुत हुआ नहीं। अब देखो ये चीज़ कंक्लूजन भी अलग ही साइड में लेके जा रहा। अब देखो एक चीज़ हमेशा याद रखो,
मुझे बताइए कला में कौन कौन सा पार्ट आएगा, बताओगे आप? और स्थापत्य में कौन सा आएगा? अब जैसे आपको देना ये दोनों, अगर ये चीज़ क्लियर करोगे ना ऑटोमेटिक आपको पता चल जाएगा। अभी आप हो यहाँ पे अश्विन? यस सर हूँ। आप मुझे बताए कला और स्थापत्य में क्या अंतर होता है? कला के बताइए, कला के कोई एग्जांपल बताइए आप। कला में सर मूर्ति कला, कला के बहुत सारे प्रकार, जिसमें से एक उसका पार्ट है स्थापत्य कला सर। लिखना भी एक कला ही है, मूर्ति भी कला है, गान संगीत कला भी या है फिर सर। मैं इसको ऐसे बोल दूं, कला अमूर्त होती है, यस सर। ये मूर्त होती है, मैं ऐसा बोल सकता हूँ? यस सर। तो कला में मुझे बताओ डांसिंग फॉर्मेट ये भी आएगा ना, डांसिंग आएगा या पेंटिंग, चित्रकारी, ये सब आएगा। तो इसमें तो ऐसे कोई एग्जांपल दिखा ही नहीं। ये तो मुझे जहाँ तक लग रहा है ये सब स्थापत्य कला के एग्जांपल है। यस सर। सर ये सीएम की कॉपी है। हाँ मैं बता रहा हूँ, मैं आपसे पूछ रहा हूँ ये चीज़। यस सर। तो इसमें हाँ सर। तो कला के आएंगे ना भाई, मौर्यकालीन कला और स्थापत्य की प्रमुख विशेषता को वर्णन कीजिए। मुझे तो ऐसा लग रहा है स्थापत्य वाला पार्ट इसमें रिकॉग्नाइज किया गया, कला को डाला ही नहीं गया। यस। थोड़ा ध्यान देना इन चीज़ों पर, ठीक है? यस। एग्जामिनर के लिए जितना तुम सिंपल करोगे, जितना इजी करोगे, उतना आपको नंबर बढ़ेंगे। अब एग्जामिनर को समझने में अगर ये ऐसा लग रहा है कि भाई इसने क्या लिख दिया है, तो फिर थोड़ा दिक्कत हो जाएगी। देखना मतलब कॉन्टेक्स्ट जरूर रिलेवेंट होना चाहिए, हमेशा याद रखना। शैलकृत स्थापत्य, ठीक है, शैलकृत स्थापत्य जो पहाड़ों वहाड़ों को काट के बनाया जाता था। पारंपरिक भारतीय कला एवं इतिहास के अति महत्वपूर्ण स्रोतों में से एक का प्रतिनिधित्व करता है, ठीक है? विवेचना कीजिए, तो ये याद रखना, दोनों पक्ष आएंगे, यस और नो। अब पहले मैं फिर 12 बता रहा हूँ, ये जो पीछे लगे वर्ड होते हैं ये पूरा आंसर का ढांचा चेंज कर देते हैं। तो आपको बताना है कि क्या ये प्रतिनिधित्व करते थे, तो कुछ उसके सपोर्ट में आपको आर्गुमेंट देने हैं, नहीं करते थे वो भी आपको काउंटर करना है। अब देखते हैं इन्होंने किया है नहीं किया, ठीक है? अब देखो इसमें थोड़ा मैप, देखो मैप बनाने की आदत डालो। जैसे शिवम का मैं देख रहा हूँ कि कहीं पे मैप नहीं बना है, मैं फिर बार बता रहा हूँ, इंडिया का मैप बनाओ फटाफट से, बस उसमें क्या शैलकृत स्थापत्य कहाँ पे, जैसे याद करो यहाँ पे है, तमिलनाडु में है ना वो पैगोडा, मतलब वो जो है अर्जुन ये है, इनके जो बने हो ना रथ, वो वाले है, शैलकृत स्थापत्य है। अगर आप भीम इधर आओगे, भीमबेटका भी देख सकते हो, उसमें भी आएगा। महाराष्ट्र में देखोगे, हाँ तो ले सकते हैं। हाँ, काले चैत्य वाला जो है वो भी शैलकृत स्थापत्य में आएगा, ठीक है? तो ये चीज़ याद रखना। तो ऐसे एग्जाम्पल लिख दो मैप बना के, कितना अच्छा रहेगा। मतलब ये थोड़ा यूज करना सीखो इन चीज़ों का। पुरातन स्रोत के रूप में शैलकृत स्थापत्य या रॉक कट वास्तुकला चट्टानों को काटकर बनाई गई इमारतों का एक प्रकार है, जो कि उस समय सामाजिक आर्थिक दशाओं का प्रतिनिधित्व करती है। जैसे अब देखो यहाँ पे एग्जाम्पल लिखना चाहिए था, शैलकृत स्थापत्य पारंपरिक भारतीय कला इतिहास का प्रतिनिधित्व करते हैं, क्योंकि अब ये लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट लिखो पक्ष में, भाई विवेचना करते हैं तो क्यों नहीं, तो उसका आर्गुमेंट। उच्च पूरा प्राचीनकालीन प्राकृतिक गुफाओं में बने चित्र तत्कालीन समय समुदाय रीति रिवाजों की जानकारी देते हैं, जैसे भीमबेटका की गुफाएं। अपने क्वेश्चन पूछ रहा है कि पारंपरिक भारतीय कला एवं इतिहास के अति महत्वपूर्ण स्रोतों में से एक, तो ये बताना कि कला के कैसे महत्वपूर्ण स्रोत थे और इतिहास की कैसे जानकारी देते थे अपने को, ठीक है? मौर्य काल में अशोक के द्वारा पहाड़ी काटे गुफा निर्माण विकसित स्थापत्य प्रमाण, जैसे उदाहरण जैसे बारबर की गुफाएं से निर्मित गुफाएं। अरे आपको ये बताना था कैसे। अब जैसे मैं इसमें बताता हूँ आपको, है ना, भीमबेटका गुफाएं, तुम्हें पता है इसमें जैसे याद करो कि शादी विवाह समारोह उसका भी दिया गया है, ठीक है? प्रकृति से कैसे संबंध होता है उसके बारे में भी, डांस फॉर्मेट के बारे में दिखाया गया है, तो वो थोड़ा एक्सप्लेन करने की जरूरत है। मौर्योत्तर काल में गुफा स्थापत्य विकसित में चैत्य स्थापत्य का निर्माण उदाहरण पश्चिम घाट में बने। अब देखो ये चीज़ सब देखो इन्होंने लिखा है। अब मैंने क्या बोला था स्टार्टिंग में, मैप बना के दर्शा दो, ठीक है? तो वो बहुत हेल्प मिलती है। खारवेल के समय उदयगिरी पहाड़ी में रानी गुफा विहार से राजनीतिक घटनाओं की जानकारी, जैसे हाथी गुफा लेक, अजंता की गुफा मंदिर मौर्योत्तर काल के गुप्तकाल तक विकास को दर्शाते हैं। एलोरा में कैलाश मंदिर शैलकृत स्थापत्य अन्य उदाहरण है। अतः जानकारी स्पष्ट प्राचीन काल से। देखो अब ये हो ना गलती, मैं फिर बार बताऊँ, तुम लोग बहुत गलती कर रहे हो यार। मैं फिर बताऊँ, मेरे आंसर राइटिंग वाली क्लासेस जाके देखो। विवेचना करने का मतलब ही होता है आपको दोनों पक्ष बताने, क्या प्रतिनिधित्व करते थे या नहीं करते थे। दोनों पक्ष आएगा, नहीं करते थे तो क्यों, वो कौन से कारण थे। पर मेरा माना है ज़्यादा यस के, जैसे मान लो यस के आप मान लो कि 3 लिख दिए, ठीक है, तो 2 उसके लिखो, या 4 लिख सकते हो, 4 2 का फॉर्मेट भी अपना सकते हो।
फिर आप कंक्लूजन करो कि हाँ कि कुछ ऐसे भी मिलते हैं कि जो ऐसा नहीं है कि वो भारतीय कला इतिहास स्वर को दर्शाते हैं, परंतु ज़्यादातर देखोगे तो आप उसको उल्लेख करते हुए नजर आते हैं। अब ये देखो ये कमी है। विवेचना करने का मतलब ही यही होता है भाई, कि आपको उसका पक्ष में और विपक्ष में जानकारी देना। अब देखो इन्होंने पक्ष में ही लिखा है ओनली, तो आधा अधूरा उत्तर है ना। आधा उत्तर का तो समझ में आता क्या नंबर मिलेंगे, आप ये चीज़ हमेशा याद रखना। हड़प्पा सभ्यता में शहरी नियोजन पर टिप्पणी लिखा। अब देखो आपके याद रखना कि 100 साल ऐसे कुछ हो गए हैं, तो आपकी और ये याद रखना मेंस में क्वेश्चन बनेगा, पीटी में भी आएगा, यूपीएससी में, तो थोड़ा ध्यान से इस टॉपिक को अच्छे से कर लेना, आएगा क्वेश्चन ऐसे, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता में शहरी नियोजन पर टिप्पणी मतलब प्लानिंग वाला, अर्बन प्लानिंग का वाला। तो ये तो बहुत, अब देखो अब इसमें मैप नहीं बनाया होगा, मैप नहीं, इसमें देखो एटलीस्ट सड़कें आनी चाहिए भाई, चौकोन पे सड़कें होती है, ठीक है, ये जरूर बनाओ, ठीक है। अब देखते इन्होंने क्या लिखा है। विश्व की प्राचीन सभ्यताओं में से एक हड़प्पा सभ्यता, जो अपने उन्नत नगर निर्माण योजना की विशेषता के लिए जानी जाती है, सिंधु नदी घाटी में इसका उद्भव ईसा पूर्व 3वीं शताब्दी में हुआ, ठीक है। इंट्रोडक्शन आप सीख जाओगे धीरे धीरे। अब देखो शहरी नियोजन पर टिप्पणी लिखा। अब देखो कमेंट करना तो भाई स्वाभाविक सी बात है, आप क्या करोगे, इसे थोड़ी पॉजिटिव चीज़ें भी बताओगे, थोड़ी नेगेटिव चीज़ें भी बताओगे। अब इसने फिर मैं बता रहा हूँ एक ही अरे विशेषता ही नहीं पूछ रहा आपसे, आपको कमेंट करना है कि वो अर्बन जो प्लानिंग थी वो कैसी थी, अच्छी थी तो क्यों थी भाई। उसमें जो चतुष्कोणीय सड़कें थी, घरों का डिजाइन ऐसे किया गया था कि जो घर है ना, जो सड़क थी उसकी तरफ नहीं खुलते थे, ताकि धूल डस्ट ये नहीं आए, ठीक है। नालियों की व्यवस्था की गई थी ताकि पानी आराम से हो, ड्रेनेज सिस्टम का था, ठीक है। कुएं बनाए गए थे, मतलब ठीक है। तो ये सब लिखो ना। नगर आयताकार ग्रिड पैटर्न पर आधारित था, ठीक है। सड़कों में एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, ठीक है। विशाल सड़क नगरे को अनेक खंडों में विभाजित करती, जबकि छोटी सड़कों का उपयोग अलग अलग घरों और मुख्य सड़क से जोड़ने का उपयोग होता था। नगर नियोजन का सबसे मजबूत पक्ष भवन निर्माण कला है। मोहनजोदड़ो से स्नानघर व नागार प्राप्त हुए हैं। संविधान जल प्रबंधन और साफ सफाई ताकि रूप से व्यवस्थित है। धौलागिरी जल प्रबंधन प्रणाली। और देखो एग्जाम्पल एक भी लिखो तो चलेगा, ठीक है। ध्यान है कि हड़प्पा सभ्यता के समांतर मेसोपोटामिया मिस्र की सभ्यता भी शहरी, परंतु हड़प्पा सभ्यता की नगर योजना सबसे विलक्षण थी, जो वर्तमान नगरों में भी इनपुट प्रदान कर सतत शहर निर्माण को बढ़ावा दे सकता है। देखो मैंने फिर बोला, इसने एक ही पक्ष को लिखा है, एक दो पॉइंट आप उसकी कमी के जो है, जो भी है XYZ है, ठीक है भाई। उसमें आप ये दर्शा सकते हो कि जैसे उसमें क्या था कि एक जो हाई क्लास था और लो क्लास था, उनके लिए अलग स्ट्रक्चर था, तो ये कमियां भी दिखाता ना कि असमानता थी। तो थोड़ा देखो यही चीज़ यार, बैलेंस लिखना। आप क्वेश्चन की डिमांड को एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ऐसे आधा अधूरा आंसर लिखोगे ना, मैं पहले दिन ही ये बोला था आपको बात, भाई पहले जो चीज़ है क्वेश्चन की जो डिमांड होती है उसको एड्रेस करना सीखो। सबसे पहली कंडीशन ये है नंबर अच्छे पाने हैं। तो उसके बाद में जो है कंटेंट वंटेंट वो वाली बात तब आती है। ये चीज़ हमेशा याद रखो, नहीं तो फिर वही दिक्कत होगी ना। चलो हो गया, सारे चेक कर दिया हूँ। तो ऐसे भी लिखो, ठीक है, ऐसे भी चेक कराओ। थोड़ा तुम भी ध्यान दो, क्वेश्चन की डिमांड जो है उसको एड्रेस अच्छे से नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। तो ये चीज़ थोड़ा ध्यान रखो इन चीज़ों में, ठीक है। तो और कोई डाउट पूछना आपको? नहीं सर, डाउट तो होगा तो सर मैं बोलूँगा, ठीक है। ऐसे भी जरूर लिखो, ऐसे भी चेक कराओ, थोड़ा एक बार आइडिया लगे, है ना। ऐसे भी लिखते रहो, मेरा मान वीक में अच्छा एक आधी लिखते रहो अभी, पर लिखो। क्योंकि ऐसे का ऐसा है कि थोड़ा नॉलेज भी होना चाहिए, पर तो ये कि धीरे धीरे पहले लिखने की स्किल जो डेवलप करोगे तो बाद में नॉलेज आता रहेगा। और थोड़ा टॉपर्स की कॉपी देखते रहो, मैं फिर बार बताऊँगा ऐसे कि थिक स्क्रीन के खास तौर से टॉपर की कॉपी देखते रहो, ठीक है। ठीक है, फिर बाय बाय।